आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए सॉल्व करेंगे और बीपीएससी के सिलेबस को रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो पिन्ड कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। यानी कि ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी जो हमारे संविधान में है वो कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। इंग्लैंड से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम और भी बहुत कुछ हमने लिया है। स्विट्ज़रलैंड से हमने कोई भी खास चीज़ बोरो नहीं किया है। आयरलैंड से हमने बोरो किया है डीपीएसपी, उसके बाद राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड। तो इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। आयरलैंड ने इसको खुद स्पेन से बोरो किया था। ठीक है, तो डीपीएसपी हमारा जो हमारे संविधान में है वो पहले स्पेन में आया, स्पेन से आयरलैंड बोरो किया और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। तो 1947 में आज़ादी के समय सिक्किम जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसके थ्रू 2A आर्टिकल को जोड़ा गया, जिसके अंदर 1974 में जो सिक्किम है वो एक एसोसिएट स्टेट बनता है। अभी भी ये पूर्ण स्टेट नहीं बना है। 1975 में फिर से 36वां संविधान संशोधन किया जाता है और 36वें संविधान संशोधन के अंदर में सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बनता है। ठीक है, सिक्किम 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना जो 22वां राज्य था। अगला क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। पूछ रहा है हमको कि जो बिहार है वो पहली बार बंगाल से अलग कब हुआ। ठीक है, बंगाल से बिहार पहली बार अलग कब हुआ था। तो 1911 में जो इंग्लैंड के किंग थे जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत आए और 1911 में दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, दिल्ली दरबार दिल्ली में ही लगा और दिल्ली दरबार में ही ये अनाउंस किया गया, ये मतलब डिक्लेयर किया गया पहली बार कि बिहार को और उड़ीसा को साथ साथ बंगाल से अलग कर देंगे। बिहार प्लस उड़ीसा को बंगाल से अलग कर देंगे। 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल से अलग कर लिया गया। इसी दिन को हम लोग 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को बंगाल को बिहार से अलग कर लिया गया था और 1 अप्रैल को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया। 1912 में ही 1 अप्रैल से ये पूरी तरह से लागू हो गया। तो बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1912 में। अब अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली के ऊपर। कॉलेजियम प्रणाली हम जानते हैं कि भारत में जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश और चीफ जस्टिस जो है दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उसके नियुक्ति के लिए किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है एक 5 सदस्यीय निकाय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें 5 सदस्य होते हैं और मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो है उसका अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, CJI हैं जो उसका अध्यक्ष हैं। ठीक है,
और अन्य 4 और बाकी जो 5 में से 4 हैं वो अलग अन्य जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसमें 5 सदस्य होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल करके, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उस कॉलेजियम को हेड करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की आरंभ किया। जो संसद है वो विधि द्वारा यानी को कानून बना करके कॉलेजियम सिस्टम को स्थापना किया, आरंभ किया है। तो ऐसा नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम है वो 3 जज केसेस जो है, 3 जज केसेस उसके अंदर में आया है। जो पहला जज केस था वो 1983 में हुआ था, और 1983 से ही ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो चल रहा है। तो इसको जो है वो संसद ने नहीं किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। अगला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं, उन सब का जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत है वो 1983 से किया गया फर्स्ट जज केस में, और ये फर्स्ट जज केस है 1983 में नहीं हुआ था। तो फोर्थ है वो गलत है। तो इसका आंसर है 1 और 3। ठीक है, इसका आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 42वां संविधान जो हुआ था उसी के अंदर में भारत के जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड जो है वो जोड़े गए थे, जिसमें समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ये 8 मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा था? नहीं। जो 42वां संशोधन है उसमें मौलिक कर्तव्य है वो किस में जोड़ा गया था? पार्ट 4A में। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहते हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग में है वो फंडामेंटल ड्यूटी 10 थे, टोटल 10, 8 नहीं, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें जोड़ा गया। तो जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकेंड वाला। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसने नए, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47। ठीक है, 39A और 43A बाद में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। लेकिन आर्टिकल 47 जो है वो पहले से भारतीय संविधान में मौजूद था। यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं बल्कि ओरिजिनल में जो आर्टिकल 47 है वो था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन से ये नहीं आया था। ये दोनों 39A और 43A है वो दोनों आए थे, लेकिन 47 नहीं आया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया। ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो चुनाव आयोग के जो रिकमेंडेशन के हिसाब से वो किसी भी कैंडिडेट को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। हमको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो 2 और 3 गलत है। इसका आंसर सी है। 2 और 3 स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या विशेषता होना चाहिए जिससे वो किसी भी व्यक्ति को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जा सके। तो इसमें पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, यानी कि उनका जो प्रिमिटिव स्टाइल जो है, उनका जो रहन सहन है वो पौराणिक है, पुराने ज़माने की तरह रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है।
उनका विशिष्ट संस्कृति होता है। हाँ, ये भी सही है, उनका अलग संस्कृति है, उन लोग को डिस्टिंक्टिव कल्चर है, जिसके वजह से उन लोग अलग तरह से जीते हैं, अलग तरह से उन लोग रहता है, उनको सामाजिक व्यवस्था अलग है, तो इस वजह से उन लोग का डिस्टिंक्ट कल्चर है। ठीक है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये देखा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं वो आम समाज में, बाकी समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। इसी वजह से वे जनरली सामान्यतः जंगलों में रहते हैं, इसी वजह से क्योंकि वे आम समाज में नहीं घुल पाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और पिछड़ापन एंड भौगोलिक अलगाव, यह भी हमने देखा कि भौगोलिक अलगाव है, वो जंगलों में मुख्यतः रहते हैं, और पिछड़ापन है जनरली जो हमारे जो शेड्यूल ट्राइब है इंडिया के अंदर वो सारे बैकवर्ड हैं, गरीब हैं, और एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं। तो ये सारे जो चारों के चारों क्वालिटीज़ है वो शेड्यूल ट्राइब होने के लिए विशिष्टताएँ हैं। तो जो सभी है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक है। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूचित जनजाति का जो डेफिनेशन है, या तो उन लोग को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, कौन अनुसूचित जनजाति के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है, ये भारत के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है। ये है वो लोकूर कमेटी जो था, गठन किया गया था 1965 के आसपास में, लोकूर कमेटी, वही है वो ये सारे विशेषताओं के आधार पर शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए गाइडलाइंस बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यानी कि पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में वो किस देश से लिया गया है। तो हम अभी देखे हैं पहले कि आयरलैंड से हम लिए हैं DPSP, उसके बाद नॉमिनेशन है राज्यसभा में, जो मेंबर का नॉमिनेशन है राज्यसभा में उसको लिए हैं। उसके बाद आयरलैंड से हमने लिया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड। ठीक है। यूनाइटेड UK से यानी कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। ये सारा हम कहाँ से लाए हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, जो हमारा फेडरल सिस्टम है यानी कि हमारा संघीय व्यवस्था जो है वो मुख्यतः कनाडा से लिया गया है, जिसमें राज्य है वो केंद्र सरकार से थोड़ा उसको नीचे रखा गया, यानी कि सुप्रीमेसी है वो केंद्र सरकार का चलता है। और कनाडा से ही हमने लिया हुआ है राज्य और केंद्र के बीच में जो रिश्ते हैं कैसे होगा वो लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो हमारा देश में भारतीय संविधान में जो अर्ध संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो हमने USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ठीक है। इसका आंसर B है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है? तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल से अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है? तो ये आर्टिकल 17 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाकी आर्टिकल को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है, ये इक्वालिटी है, समता और समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में आता है। आर्टिकल 15 में क्या होता है, आर्टिकल 15 में है वो राज्य है वो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सारा जो है वो राज्य है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में है। अनुच्छेद 22 में है वो जो अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, उसके रिगार्डिंग है। इसमें डिटेंशन में 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है मतलब पनिशमेंट देने के लिए, और एक होता है क्या चीज़ जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन के लिए, कि इसमें है कि आपने कोई क्राइम कर दिया तो उसमें भी अरेस्ट है, वो 22 के अंदर में है। और अगर आपको मतलब सरकार को लगता है कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, आपके वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 22 में है। तो अस्पृश्यता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के अंदर समाप्ति किया गया। आपको एक बात और याद रखना है कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी है, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 17।
यानी कि अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी संविधान के आर्टिकल में अस्पृश्यता का परिभाषा नहीं दिया गया है। तो अस्पृश्यता जो है वो मैसूर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसने बताया है कि अस्पृश्यता क्या होता है। ठीक है, मैसूर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 17 के अंदर में अस्पृश्यता है उसको डिफाइन किया है। भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में अस्पृश्यता का जिक्र नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, न्यायाधीशों के मामले में तो हाई कोर्ट में जो है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में है जो नंबर ऑफ जजेज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज का नंबर है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर लेता है। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड कर लेता है। और इसका जो जज है उन लोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ओथ अफर्मेशन, ओथ का मतलब होता है ओथ यानी कि जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण है वो कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, जज का नंबर ऑफ जज कौन डिसाइड करेंगे? ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और ओथ यानी कि शपथ है वो भी कौन लेंगे? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में। लेकिन हाई कोर्ट के जज के केस में क्या होता है? हाई कोर्ट के जज के केस में जो नंबर ऑफ जजेज है वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो जज है उनका डिसीजन प्रेसिडेंट करते हैं। और अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? अपॉइंटमेंट सिंपल सा है, प्रेसिडेंट कर लेते हैं। लेकिन जो ओथ है, शपथ जो है, ठीक है, ओथ जो है वो कौन कर लेते हैं? गवर्नर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट है वो है। नंबर ऑफ जजेज जो है हाई कोर्ट के अंदर में जो नंबर ऑफ जज है वो डिसाइड कौन कर लेते हैं? राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? हमको पूछ रहा है कि शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 वो किससे संबंधित है? तो शेड्यूल को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल जो है उसमें क्या क्या है? शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 में है यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट है वो शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 2 में जो सैलरी, इमोल्यूमेंट, ठीक है, अलाउंस वगैरह जो भी है वो सैलरी अलाउंस है वो शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 3 में क्या है? शेड्यूल 3 में है ओथ यानी कि शपथ वगैरह जो है वो शेड्यूल 3 में है। ठीक है, शेड्यूल 4 में क्या है? राज्यसभा में सीट। ठीक है, राज्यसभा में जो स्टेट का सीट है वो कितना कितना है वो शेड्यूल 4 में है। ठीक है, शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में है वो शेड्यूल्ड एरिया जो है, ठीक है, उन लोग का गवर्नेंस है। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया जिसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन लोग का जहाँ पे रहते हैं, जिस राज्य में शेड्यूल ट्राइब हैं उन लोग का एरिया का गवर्नेंस कैसे होगा वो शेड्यूल 5 में है। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, कौन कौन से राज्य में? तो ट्राइबल एरिया जो है कहाँ कहाँ पे? आप मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट में जो ट्राइबल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा शेड्यूल 6 में है। उसके बाद शेड्यूल 7 में हमको पता है कि जो लेजिस्लेचर का जो डिवीज़न है, 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 अनुसूची है, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची, उसके बाद केंद्र सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। ठीक है, शेड्यूल 8 में है, शेड्यूल 8 में लैंग्वेज है। ठीक है, अभी इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल 9 में क्या है? शेड्यूल 9 में है वैसे कानून जिस पे
जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो ऐसे कानून जिसको मुख्य रूप से राज्य नहीं चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ एक्शन ले या कोर्ट में उसको फिर से न्यायिक समीक्षा किया जा सके, तो वैसे कानून को शेड्यूल 9 में रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार कानून है, जो जिसमें जमींदारी व्यवस्था है, उन लोग का उन्मूलन वगैरह जो है वो सारा कानून शेड्यूल 9 में है। उसके बाद शेड्यूल 10 में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शेड्यूल 11 में क्या चीज़ है? शेड्यूल 11 में पंचायती राज, इसमें 29 सब्जेक्ट है। और शेड्यूल 12 में क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। तो शेड्यूल 5 किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ठीक है, इसका आंसर सी है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? संविधान के मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो किस न्याय या किस केस में आया था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, उसमें आया था। केशवानंद भारती का जो केस है वो 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट आया था, और इसके बाद से ही भारत में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा बना, जिसके अंदर संविधान के सभी भाग को अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, और उन लोग का स्थापना वर्ष है, उन लोग के साथ मैच करना है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि सीपीआई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीपीआई जो है वो स्थापना हम लोग सब जानते हैं कि इसका स्थापना 1920 के अंदर में एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय और लेनिन ने कहाँ पे किया था? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। सीपीआई का सबसे पहला गठन जो है वो हुआ था लेनिन के द्वारा और एम.एन. रॉय के द्वारा उज्बेकिस्तान में। लेकिन ये इंडिया के अंदर में जो सीपीआई जो है वो आया था 1925 में। तो जो पहला है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसका स्थापना है 1925 में हुआ था इंडिया के अंदर। लेकिन इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो गठन है वो उज्बेकिस्तान के अंदर में हुआ था 1920 में। अगला जो क्वेश्चन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी जो है, इंडिया मार्क्सवादी। तो इसमें हुआ क्या कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो चाइना युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में। तो 1962 में चाइना युद्ध के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें दरार पड़ जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में अलग अलग भाग में बंटने लगते हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी है वो 1962 के बाद 1964 में इसका गठन हुआ। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो बहुत फेमस है, हम जानते हैं कि इसका स्थापना 1984 में काशीराम जो है वो किए थे, ठीक है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में कांग्रेस से अलग होकर के ममता बनर्जी ने किया था। अब हम मिला लेते हैं। तो ए का जो है फर्स्ट है, ठीक है, ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, तो ये यहाँ मिल रहा है हमको, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है वो भाषा के ऊपर है कि किस आर्टिकल के अंदर में है जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर में, संसद के अंदर में अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को किसी भी मातृभाषा या किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में बोलने की आज़ादी देते हैं, वो देते हैं आर्टिकल 120 के अंदर में। 120 क्या कहता है कि हिंदी या इंग्लिश में ही सदन का कार्यवाही होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हिंदी या इंग्लिश में बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है या बोल नहीं पाता है तो उसे उसकी मातृभाषा में बोलने का आज़ादी स्पीकर देते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे है? आर्टिकल 120(1) में।
आर्टिकल 110 में हम लोग जानते हैं कि इसमें मनी बिल से संबंधित है, ठीक है, ये मनी बिल से संबंधित है। और आर्टिकल 122 है, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट में जो भी कार्यवाही होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी कार्यवाही होगा उसको कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये आर्टिकल 122 कहता है। 122 में पार्लियामेंट के या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के, खास करके आर्टिकल 122 में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो भी कार्यवाही हो रहा है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 122 में है। 110 में मनी बिल है और 120 में पार्लियामेंट का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संसद सदस्य को हिंदी और इंग्लिश में बात करने में असहज महसूस हो रहा है तो वो स्पीकर को रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पीकर उनको फिर उनके मातृभाषा में बोलने की आज़ादी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 360 के बारे में है। 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसके बारे में कहा जाता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होता है तो उस समय क्या क्या होता है, तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 को। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी कर्मचारी के सैलरी जो है उसको कम करने का इजाज़त दे सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का भी सैलरी को भी कम करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो है, ठीक है, मनी बिल या अन्य वित्तीय विधेयक या फाइनेंस बिल जो है, ठीक है, को राष्ट्रपति के विचारधारा आरक्षित रखने का आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ पर आवश्यकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान किसी भी मनी बिल या फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए राज्य को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी कर्मचारी के साथ साथ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी या उनके जजों के भी सैलरी को कम करने या उसको सस्पेंड करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर है वो 1, 3, 4 है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो आंसर ए है, 1, 3 एंड 4। तो आज हमने 69वीं बीपीएससी में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन को एनालाइज किया और उसका आंसर को भी देखा और उसको सॉल्व करने की कोशिश किए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएगा। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको 69वीं बीपीएससी के कौन सा पेपर का सॉल्यूशन अगले वीडियो में चाहिए। और साथ ही आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।